आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में कि विटामिन बी 12 की क्या इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में, कौन कौन से सोर्सेज हैं, फूड सोर्सेज जिसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है, ब्लड में इसका कितना लेवल होना चाहिए और इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं और उसको हम फिर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 12 के सोर्सेज के बारे में। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि मीट, मच्छी, अंडा, इसमें पाया जाता है ये। और जो ब्लड में इसका लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 600 to 900 नैनोग्राम पर ml। अगर डोजेज की बात करें, कितनी रिक्वायरमेंट पर डे बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है, तो अडल्ट में जो कि 14 साल से ज़्यादा के हैं, इनमें ये रिक्वायरमेंट होती है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में थोड़ी बढ़ जाती है, उसमें 2.6 और 2.8 माइक्रोग्राम पर डे होती है। और ओल्ड एज में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिस पे इनकी एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उसमें ये 500 माइक्रोग्राम तक दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी डेफिशिएंसी के क्या कारण होते हैं। तो मैंने बताया कि ये जैसे इसके सोर्सेज जो है ये एनिमल प्रोडक्ट में ही पाया जाता है विटामिन बी 12। जो वेजिटेरियन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, उसमें इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते। एक कंडीशन होती है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जिसमें कि जो पेट की मिकोजा है वहाँ से ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता है, वहाँ पे कुछ चेंजेस ऐसे आ जाते हैं कि बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी डेफिशिएंसी हो सकती है। एक कंडीशन होती है परनीशियस अनीमिया, जिसमें कि कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं शरीर में, और वो एक जो इसको एब्जॉर्ब कराने वाली इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हमारे स्टमक में, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीबॉडीज, तो बी 12 फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो ऐसे में भी डेफिशिएंसी हो सकती है। या कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, जैसे कि क्रोन डिजीज, सीलिएक डिजीज, जिसमें कि आप खाते तो हैं एनफ पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हाथों से, ऐसा स्टूल में निकल जाता है काफ़ी पोर्शन, तो उसका एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होता है, तो इसमें भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। ये आरबीसी की प्रोडक्शन में, डीएनए के प्रोडक्शन में, नर्व्स के सेल्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी सिम्टम्स होंगे इसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड होंगे। अब आरबीसी डेफिशिएंसी होगी तो फिर आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो अब एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो जाएगा तो सारे लक्षण एनीमिया वाले आ सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें देखने में पेल होगा पर्सन, ठीक है, सांस फूलेगा, धड़कन महसूस होगी, आसानी से थकान हो जाएगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ी से महसूस होती है इसमें, पेशेंट को पैल्पिटेशंस जिसे बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। ग्लोसाइटिस हो सकता है। जो टंग जो है इसकी हीलिंग पावर वैसे तो बहुत अच्छी होती है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी बाइट हो जाए या चोट लग जाए वो बहुत जल्दी हील हो जाती है। पर सिंस अब बी 12 की डेफिशिएंसी है तो सेल्स की जो रेप्लिकेशन है, जो टंग के सेल है वो प्रॉपरली रेप्लिकेट नहीं कर पाते और फिर उसकी हीलिंग स्लो हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में कुछ पेनफुल अल्सर देखे जा सकते हैं। ये नर्व्स के लिए भी ज़रूरी है बी 12, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। अगर ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो जाए तो विजन भी अफेक्ट हो सकता है, देखने में प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है। तो अब कौन कौन लोग रिस्क होते हैं, किस में डेफिशिएंसी के ज़्यादा चांस होते हैं, जैसे मैंने बताया एनिमल सोर्स से मिलता है, तो जो वेजिटेरियंस हैं वो रिस्क पे हो गए। ओल्ड एज में क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जो इसका एब्जॉर्प्शन करता है प्रोटीन, वो कम हो जाता है, एसिड कम हो जाता है जो इसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन बी 12 के ज़रूरी होता है। या कुछ लोग जो मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, जो शुगर की दवाई है, वो भी इसके इंटरफेयर करता है इसके एब्जॉर्प्शन के साथ, तो वो भी ऐसे पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं। या एक मेडिसिन होती है पीपीआई इनिबिटर्स, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जैसे पेंटोप्राजोल, एस्मेप्राजोल, फ्लोटिडीन, जो एंटासिड होती हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं, तो वो लोग अगर कुछ लोग जो इसको लेते हैं उनमें भी इसके चांसेस बी 12 की डेफिशिएंसी के बने रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। वैसे तो ये वाटर सॉल्यूबल है, तो अगर ओवर डोजेज हो भी जाए तो ऐसा यूरिन में निकल जाता है, पर अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर डोजेज हो जाए, एट अ टाइम ज़्यादा ले लिया, तो ऐसे पेशेंट को एक्नी वगैरह हो सकते हैं, रैशेस पड़ सकते हैं, या फोड़े फुंसी वगैरह निकल सकते हैं। डायग्नोज कैसे करते हैं इसको, तो इसके लिए अगर अब जैसे मैंने बताया आप हीमोग्राम करा रहे हैं तो एचबी कम आ गया, और पेरिफेरल स्मीयर करा रहे हैं तो पेरिफेरल स्मीयर में ऐसे सेल्स जो होंगे जो आयरन डेफिशिएंसी में, तो सेल्स का आरबीसीज का साइज छोटा हो जाता है, इसमें बड़े दिखते हैं, आरबीसीज का साइज बड़ा दिखता है, तो ये भी एक डायग्नोस्टिक होता है। विटामिन बी 12 के मैंने आपको बताया लेवल होता है 600 to 900। अगर ये ब्लड लेवल इसके कराते हैं, सीरम लेवल बी 12 के वो भी कम आते हैं। और अगर और ज़्यादा कोई मेल एब्जॉर्प्शन देखना है तो फिर
एंडोस्कोपी वगैरह भी करा सकते हैं कि इसमें देखने के लिए कहाँ से ये इसकी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कि प्रॉपर लेने के बाद भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ये जैसे कि सेल्स की ग्रोथ की, डीएनए के डेवलपमेंट में, सेल्स की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया भी हो सकता है, यानी कि उनके आरबीसी भी कम, डब्ल्यूबीसी भी कम, प्लेटलेट्स भी कम आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओरली इसको आप ले सकते हैं, सिरप फॉर्म ले सकते हैं, इंजेक्टेबल्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी आपकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक B12 के बारे में। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी दोस्तों खुश रहिए, सबको खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।